हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से मुझसे डिमांड्स करी कि करंट अफेयर्स के मैं वीडियोज लेकर के आऊं। तो उनमें से ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं करंट अफेयर का लेकर के आया हूं और सीरीज ऑफ वीडियोज इसके बाद मैं लाता रहूँगा। तो चलते हैं। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो है एग्रीकल्चर फार्म लॉ 2020। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बहुत ही डिस्प्यूटेड टॉपिक है अभी का, और फार्मर प्रोटेस्ट आप लोगों से कहीं भी दूर नहीं है। आप न्यूज में कभी भी आप ओपन करो तो आपको वो दिखेगा। तो क्योंकि ये इतना ज़्यादा न्यूज में रहा है तो इससे क्वेश्चंस आने की उम्मीद ज़्यादा है। और वैसे आप देखोगे तो बिहार का कुछ फार्मर प्रोटेस्ट से लेना देना नहीं है, लेकिन बिहार इतना चुप क्यों है? यानी बिहार के फार्मर्स इस प्रोटेस्ट में क्यों भाग नहीं ले रहे? कुछ तो रीजन होगा। उस रीजन का भी जिक्र करेंगे जो आपके बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देख सकते हो यहां पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा नीतीश कुमार जी को कि उनका क्या पक्ष है, ऑलराइट, और क्यों ऐसा पक्ष है, तो इसकी बात करेंगे। आपको इस डायग्राम से सब कुछ क्लियर होगा। मैं ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। सेंटर का क्या पक्ष है, स्टेट का क्या पक्ष है, विपक्ष का क्या पक्ष है, और बिहार किस तरीके से मतलब सोच रही है, और फार्मर्स किस तरीके से इस बिल के बारे में, एक्ट के बारे में सोच रही है। सबका अलग अलग सोच है। ओके, तो देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ऑलराइट, तो बस ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि क्रक्स ऑफ द एग्रीकल्चर फार्म लॉ है क्या। क्रक्स लेकर के चलते हैं पहले, ओके, फिर मैं डिटेलिंग पे आऊंगा। ऑलराइट, तो देखिए क्रक्स समझते हैं जरा। देखो, सबसे पहले अगर आप आंसर राइटिंग करोगे, क्योंकि मैं मेंस की क्लास ले रहा हूं, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जरूर जिक्र करो, जैसे कि मैंने यहां पे किया हुआ है अकॉर्डिंग टू कमिटी ऑफ डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम। ये देखो, ये मैंने क्या किया, एक कमिटी का जिक्र करा, और उसके अकॉर्डिंग ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसके दो एक्टिविटी है। पहली एक्टिविटी कौन सी है? पहली एक्टिविटी है प्रोडक्शन की है, सेकंड है आपकी पोस्ट प्रोडक्शन। देखो, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन का मतलब है कि आपने खेती करी और आउटपुट आ गया, यानी जो भी चीज आपने लगाया था वो आपको मिल गया। ओके, दैट इज प्रोडक्शन। ओके, यानी वो चीज, फसल उपज गई और आपके पास पहुंच गया, दैट इज प्रोडक्शन। अब देखते हैं पोस्ट प्रोडक्शन क्या। पोस्ट प्रोडक्शन है कि वो जो फसल उग गई है उसका क्या करना है, उसका हम मार्केट तक कैसे लेकर के जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उसका स्टोरेज कैसे होगा, एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे, इन सब चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो वो है हमारा पोस्ट प्रोडक्शन। ऑलराइट, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे, ये सारी चीजें। ऑलराइट, तो प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन के अगर बात करो तो पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप बात करो तो अभी तक, जैसे कि सिनेरियो की मैं बात करूं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से अभी तक आप देखोगे कि 10 गुना प्रोडक्शन हमारा ज्यादा हुआ है। आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा मतलब हुआ है, 10 टाइम्स। और इसके कारण आप देखोगे कि हमारे यहां फूड ग्रेन का मार्केट सरप्लस है। ओके, हम लोग फूड ग्रेन्स में किसी और देश पे निर्भर नहीं है। ओके, मतलब मैक्सिमम फूड ग्रेन की अगर मैं बात करूं तो ओके, तो हम लोग क्या है, मतलब इंडिया क्या है, मार्केट सरप्लस कंट्री है। ओके, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। अब देखते हैं कि मतलब पोस्ट प्रोडक्शन क्या प्रॉब्लम है। पोस्ट प्रोडक्शन अगर हम प्रॉब्लम देखें कि पुअर एग्रीकल्चर मार्केट की अगर मैं बात करूं, बाजार, ये जो एग्रीकल्चर का जो बाजार है ना, ठीक है, वो अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं है, ये है प्रॉब्लम। और क्या है, रेस्ट्रिक्टिव है ये, और फ्रेगमेंटेड है, यानी कोई भी एज सच मतलब यूनिटी आपको नजर नहीं आएगी। ओके, जो कि आपको इंडस्ट्रियल गुड्स है ना, जिस तरीके से पैकेजिंग होती है, बिकती है, उस तरीके से आपको एग्रीकल्चर गुड्स में आपको वो मतलब सिस्टमैटिक वे नहीं नजर आएगा। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। इन दोनों चीजों में आप समझ गए कि प्रॉब्लम कहां पे लाई कर रहा है। प्रॉब्लम आपके प्रोडक्टिविटी पे नहीं है, प्रोडक्शन पे नहीं है आपकी प्रॉब्लम। आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो पोस्ट प्रोडक्शन है। तो उसको एड्रेस करेगी कौन?
सरकार। तो सरकार का पक्ष पहले देख लेते हैं कि सरकार क्या चाह रही है। देखो, आपने एलपीजी रिफॉर्म का नाम सुना होगा। तो एलपीजी रिफॉर्म में क्या हुआ था? एलपीजी रिफॉर्म में इंडस्ट्रियल गुड्स को बहुत ज्यादा मतलब इंडिपेंडेंस दिया गया था कि आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑलराइट, यही तो हुआ था। तो ये जो फॉर्म बिल है इसको एलपीजी मूवमेंट इन एग्रीकल्चर भी कहा जा रहा है। ओके, मतलब सिमिलर वे, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा है कुछ। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि देखो, अगर आप इंडस्ट्रियल गुड वर्सेज एग्रीकल्चर गुड की अगर बात करो, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल गुड में कंप्लीट फ्रीडम टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। लेकिन वहीं आप अगर एग्रीकल्चर गुड की बात करो तो देयर इज रेस्ट्रिक्शन। वहां पे क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। तो ये है प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस कौन करेगी? सरकार करेगी। तो ये सरकार का पक्ष है। ऑलराइट, तो आप ये समझ गए। अभी क्या है कि कौन कौन से मतलब एक्ट्स मतलब लागू करे गए, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। ऑलराइट, तो चलो, अभी तो ये हो गया सरकार का पक्ष। अब देख लेते हैं किसानों का पक्ष और विपक्ष का पक्ष, यानी स्टेट्स का पक्ष क्या है। ओके, तो देखते हैं कि फार्मर्स का क्या पक्ष है। फार्मर का पक्ष है कि फार्मर को यह डर लग रहा है कि एमएसपी रेजीम जो है वो कहीं खत्म ना हो जाए। मतलब मेन मुद्दा यही है कि मतलब डर लग रहा है कि एमएसपी रेजीम खत्म ना हो जाए। ओके, तो पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज ये है कि उनको ये भी डर लग रहा है कि एमएनसी जो कंपनीज हैं, ओके, तो उनके द्वारा एक्सप्लॉइटेशन कहीं ना स्टार्ट हो जाए। तो ये दो मेन डर हैं जिसके कारण फार्मर्स क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इस चीज को आप समझ लो। अब देखते हैं कि स्टेट क्यों, मतलब आप देखोगे विपक्ष या फिर दूसरे स्टेट्स है ना, वो भी विरोध कर रहे हैं। तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं वो समझते हैं जरा। देखो, आप अगर बात करो एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर जो है आपका, तो एग्रीकल्चर है आपका स्टेट लिस्ट में। आप देखो कि अगर आप 7th शेड्यूल की बात करो तो 7th शेड्यूल में आपके 3 लिस्ट है। पहला कौन सा है? पहला है आपका सेंटर लिस्ट, देन है आपका स्टेट लिस्ट, और उसके बाद है आपका कंकरेंट लिस्ट। ठीक है ना? तो ये 3 लिस्ट हैं। तो आप देखोगे एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और फिर अमेंडमेंट कौन लेकर के आई है? अमेंडमेंट लेकर के आई सेंटर। तो स्टेट का ये पक्ष है कि ये आपका काम नहीं है, स्टेट की मंजूरी आप लो पहले, उसके बाद ही ये लॉ क्या होगा? वैलिड होगा। ओके, तो इसलिए ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या वर्डिक्ट आता है। ओके, तो ये मुद्दा है फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म का मुद्दा यहां से स्टार्ट होता है। तो आप समझ गए कि इसके बीच जो कंट्रोवर्सी है वो एक्चुअल कंट्रोवर्सी क्या है। ऑलराइट, तो अभी बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, उन तीनों लॉज को देखते हैं कि क्या है तीनों लॉज। ऑलराइट, तो चलिए ये देखिए, फर्स्ट लॉ की मैं बात करता हूं। फर्स्ट लॉ क्या बात करता है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। जो देखो, आपको मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड की बात करता है। ठीक है, इंटर स्टेट किसको कहते हैं? इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी अगर मैं कहूं बिहार टू यूपी, ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका इंटर स्टेट। ओके, और अगर मैं इंट्रा स्टेट की बात करूं तो बिहार टू बिहार, ओके, तो ये क्या कहलाएगा? आपका इंट्रा स्टेट कहलाएगा। ऑलराइट, तो बस आप इतना समझ लो कि इसको कहते हैं इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। ओके, सेकंड बिल के बारे में बात करते हैं कि सेकंड क्या है। सेकंड है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस, ठीक है, एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। आप अगर सिंपल टर्म्स में समझो तो वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात हो रही है, सिंपल टर्म्स में अगर आप समझो तो। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है आपका इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट। ओके, वो 2020 का अमेंडमेंट हुआ है। तो पहले कौन सा अमेंडमेंट, पहले कौन सा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हुआ करता था? 1955 का हुआ करता था। ओके, तो इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं और देखते हैं कि प्रो एंड कॉन्स क्या है। ओके, चलिए, तो मैं आ रहा हूं पहले लॉ के बारे में। देखो, ये मैंने खुद से मतलब नोट्स बनाए हुए हैं, तो आई थिंक आपको हेल्प होगा इससे। ओके, तो देखो, फर्स्ट एक्ट की बात हो गई थी। फर्स्ट एक्ट किसके बारे में डील कर रहा था? इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट के बारे में।
तो देखते हैं कि उसके बारे में क्या बात हुई है। उसके बारे में ये हुई है, इंटरस्टेट में क्या हुआ है, फ्रीडम टू द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस whomsoever एंड wherever they want। दैट मीन्स आप अपने प्रोड्यूस को जिसको चाहे बेच सकते हो और जहां चाहे बेच सकते हो। ओके, अब सोचोगे कि ऐसा क्यों आया, इससे पहले क्या मतलब कानून था। इससे पहले कानून ये था कि एपीएमसीज जो मंडीज है ना, एपीएमसीज, ओके, तो आपको जैसे कि कोई भी किसान है, उसको अगर मार्केट में बेचना है ना, तो उसको सबसे पहले एपीएमसीज में जाकर के क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अपना मार्केट प्रोड्यूस को बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी पहले की। ओके, तो उसको एड्रेस किया है अभी के एक्ट ने कि आपको, जैसे कि आपने देखा था कि उसमें मैंने ऑप्शन दिखाया था कि मोदी जी वाले में, कि वो बोल रहे थे कि हमने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही है वो ऑप्शन कि आप एपीएमसी में भी जाकर के अपना माल बेच सकते हो, वो आपके एमएसपी रेट पे लिया जाएगा। ओके, और सेकंड, आप जो चाहे जहां चाहे बायर को आप बेच सकते थे। पहले क्या थी, रेस्ट्रिक्शंस थी। ओके, तो देखिए ये बात आ गई। अब देखिए कि उसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या बात हुई है, सेल आउटसाइड एपीएमसी, जिसकी मैं बात कर ली, ठीक है। जैसे कि आउटसाइड एमपी क्या हो, मतलब एपीएमसी क्या हो सकता है, वो ये फैक्ट्री प्रेमाइसेज हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, वेयर हाउसेज हो सकता है, एक्सेट्रा। ओके, वहां पे आप भेज सकते हो। ओके, आप और क्या कर सकते हो, सेल डायरेक्टली टू प्रोसेसर, ट्रेडर, ठीक है। और देखो एक और चीज यहां पे लिखा हुआ है, देखो मेंशन है रिक्वायरमेंट ऑफ पैन कार्ड। अब देखो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर आपको डायरेक्टली किसी को सेल करना है तो उस पर्सन के पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ओके, अगर लाइसेंस नहीं है तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। अब क्या है कि उसको मतलब थोड़ा सा क्या है, रेस्ट्रिक्शंस कम करी गई। जिसके पास पैन कार्ड है, यानी बिजनेस पैन कार्ड है, ओके, उसको आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये है थोड़ी बहुत क्या रिलैक्सेशन दे दी गई, यानी किसानों के लिए अच्छा काम किया गया, यही कहा जा सकता है। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि नो फी टू बी इम्पोज्ड ऑन सेलिंग आउटसाइड एपीएमसी। यानी एपीएमसी में अगर सेल करते हैं ना, देखो प्रॉब्लम क्या है, एपीएमसी में अगर आप सेल करने जाओगे ना, तो वहां पे आपको मतलब कुछ फी वगैरह देनी पड़ती है। ओके, क्योंकि एपीएमसी को भी संभालने के लिए कुछ मतलब पैसे की जरूरत होती है, तो थोड़ा बहुत, ठीक है, फी वगैरह भी जाता है। तो उस फी को आपको और कहीं पे देने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ सरकार ने अपने इस बिल में कहा हुआ है। ओके, तो ये बात हो गई कि फर्स्ट बिल की। अब देखो अभी तक तो आपको रोजी पिक्चर नजर आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ने क्या अच्छा काम किया हुआ है। ओके, अब मैं नेक्स्ट पक्ष पे जाता हूं और मैं समझाता हूं एक एग्जांपल लेकर के, और ये केस स्टडी होगी किसकी, बिहार की केस स्टडी करता हूं मैं, और बताता हूं कि इस बिल में प्रॉब्लम क्या है। ओके, अभी तक आप समझ गए होंगे कि मतलब इस बिल की चीजें क्या है। यानी पहले क्या था, पहले आप बस एपीएमसीज को बेच सकते थे, अपना मतलब कमोडिटीज, गुड्स। ओके, और इसके बाद आफ्टर दिस एक्ट आप अपना जो भी है कमोडिटीज, चाहे तो एपीएमसी में दीजिए और चाहे तो किसी और को भी आप दे सकते हो, ये चीजें आई। ओके, तो चलो अब मैं बिहार के केस स्टडी पे आपको लेकर के जा रहा हूं। ये देखो बिहार की ये केस स्टडी है, तो इसको जरा देखते हैं, समझते हैं कि बिहार के केस स्टडी में क्या कुछ है। ओके, आप समझना इसको जरा। देखो यहां पे क्या है कि बिहार गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, तो बिहार गवर्नमेंट डू अवे विद एपीएमसी रेजिम इन 2006 की ही बात है, जब बिहार गवर्नमेंट ने एपीएमसी एक्ट को अपने से दूर कर लिया था। यानी वो मानने को तैयार नहीं थी कि एपीएमसी मंडी हमारे यहां लगेगी। इसीलिए आप बिहार में देखोगे कि कोई भी एपीएमसी मंडी नहीं है, और जिस तरह का स्ट्रक्चर आपको पंजाब में मिलेगा उस तरह का स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में आपको बिहार में नहीं मिलेगा। ओके, तो उसको लेकर के एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। केरला में भी एपीएमसी को क्या है कि मतलब नहीं है लागू, एपीएमसी एक्ट ना उन्होंने भी डू अवे कर रखा है, केरला का भी। वैसे आप केरला को बहुत अच्छा समझते हो ना, इसलिए मैंने केरला भी एग्जांपल दे दिया। हम बिहार का भी बात कर रहे हैं, ठीक है, बिहार की केस स्टडी ले रहे हैं। एनीवेज, अभी आप देखो कि अब क्या है कि उसके कारण क्या हुआ कि बिहार में आप देखोगे कंप्लीट फ्रीडम टू सेल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आपको नजर आएगा कि जो चाहे जहां चाहे,
ठीक है, मतलब आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज बेचिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, मतलब पूरी फ्रीडम दे रखी है। ओके, तो देखते हैं कि सरकार ने अभी क्या किया। अभी अभी तो पूरी फ्रीडम ही तो दी, अब उसको देखना भी तो है कि अगर आपने पूरी फ्रीडम दी है क्या उसका फायदा हो रहा है। तो चलो एक केस स्टडी कर ली जाए कि बिहार में फायदा हुआ, अगर फायदा हुआ तो ठीक है इंप्लीमेंट कर देते हैं, नहीं फायदा हुआ तो क्या लिमिटेशंस थी ये पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए, तो यहां पे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च डेट इज NCAER का एक स्टडी है बिहार के ऊपर, तो उसको देखते हैं कि वहां के रिपोर्ट में क्या बताया गया। ओके, वो वहां पे बताया गया कि नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द पास्ट 13 ईयर्स। देखो 2006 से 2020 हो गया, यानी 13 साल से 14 साल हो गए, यानी और उसमें कोई इंप्रूवमेंट एग्रीकल्चर, अगर कमोडिटीज को के सेल में अगर मैं बात करूं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बात करूं, तो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देखा गया है। ओके, ये एक प्रॉब्लम थी। ओके, अब देखो और क्या बात हो रही है वहां पे, मार्केट लोकेटेड अवे फ्रॉम विलेज। देखो अब अगर एपीएमसी एक्ट वहां पे लागू होता तो सरकार का कंपल्सन होता कि एपीएमसी मंडी जो है ना आप लगाइए, और फिर मार्केट एक्सेस जो है वो बिहार के किसानों को मिल पाता। इसके नहीं होने से क्या हुआ कि बिहार के किसानों को मार्केट एक्सेस नहीं मिल पाया, और वही अनाज जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे उसको स्टोर करने की जगह नहीं मिली, और स्टोर नहीं करने से क्या हुआ, मतलब आप देखोगे कि वैसे अगर मैं डेटा की अगर बात करूं तो मैं आपको एक डेटा दे ही देता हूं, लगभग आपके 40% के आसपास जो अनाज है इंडिया में वो क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। किसके कारण? क्योंकि फैसिलिटी नहीं होने के कारण। आप सोचो कि मतलब 40% को ही तो बचाना है। ओके, 40% बहुत होता है। ओके, तो अब आप देखो बिहार में भी ज्यादा होगा। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं मार्केट लोकेटेड अवे फ्रॉम विलेज। अब देखते हैं कि मतलब विलेज की बात, 90% ऑफ क्रॉप सोल्ड विद इन द विलेज। आप देखो विलेज के अंदर ही 90% क्रॉप सोल्ड हो जाते हैं। अब सोचो कि मतलब आपने कि मतलब प्रोड्यूस किया विलेज में ही और विलेज में ही सेल कर दिया, तो विलेज वाले कितने पैसे देंगे आपको, यानी किसानों को अच्छी खासी रकम नहीं मिलने वाली है। उसी चीज को अगर आप शहर में जाकर के बेचोगे तो आपको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, अगर आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात करो, क्योंकि मार्केट एक्सेस है ही नहीं, तो फिर आप शहर जाओगे कैसे, और शहर नहीं पहुंचा तो रिजल्ट क्या होगा कि आपको कम पैसे मिलेंगे। वही लिखा हुआ है कि प्राइस जो है एमएसपी से भी आपको कम मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं एमएसपी को। ओके, तो उससे भी आपको कम मिलता है, यानी गवर्नमेंट ने एमएसपी बोल तो रखा है लेकिन मिला कहां। ओके, तो अब देखो कि मतलब रोजी पिक्चर जो आप देख रहे थे, गवर्नमेंट ने ये जो लॉ बना करके दिया, लेकिन बिहार में तो सक्सेसफुल रहा ही नहीं है, फ्रीडम देने का फायदा ही नहीं रहा। इससे अच्छा तो वही था कि मतलब एपीएमसीज रहती और मतलब हर जगह पे एपीएमसीज मंडीज होती, और बेनिफिट जैसे पंजाब को मिला है वैसे और भी राज्य को मिलता। ऑलराइट, अब एक और चीज है, जैसे प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसा करने से प्राइवेट पार्टिसिपेशन काफी कुछ मिलेगा। ओके, तो देखते हैं कि इसमें क्या मतलब कितनी सच्चाई है, क्या प्राइवेट पार्टिसिपेशन मिलेगा क्या। ओके, तो देखो अब यहां पे क्या है कि अगर ऐसा होता कि मतलब फ्रीडम देने के बाद पार्टिसिपेशन प्राइवेट आ जाता, तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं है। यानी बिहार में प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात करो कि मतलब एंथुजियास्टिक है ही नहीं, मतलब प्राइवेट सेक्टर एंथुजियास्टिक है ही नहीं, मतलब वो चाहती ही नहीं कि मतलब कि हम पार्टिसिपेट करें इन सब चीजों में। ओके, तो ये अगर हम केस स्टडी ले बिहार की, तो उसके अकॉर्डिंग सरकार को क्या करना चाहिए, मतलब डू अवे ये जो फार्म बिल जो लेकर के आई है इसको जो है ना हटा लेना चाहिए। ऑलराइट, तो ये आपके तथ्य में मैंने ये चीज बता दिया, दोनों तथ्य आपको बता दिया। ऑलराइट, तो चलिए ये तो बिहार को समझ गए, और कुछ सॉल्यूशंस भी चलो देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या इसका होना चाहिए। ओके, तो सॉल्यूशन में आप देखो कि गिविंग फ्रीडम टू, एक सेकेंड मैं क्या करता हूं कि ये जो दिख रहा है ना इसको इरेज कर देता हूं। यस, हाँ, अब आप देखिए अब क्या है, यस, गिविंग फ्रीडम टू फार्मर्स एलोन। ये देखो यहां पे आपका क्या होगा, कंक्लूजन काइंड ऑफ आप दे रहे हो, ठीक है। गिविंग फ्रीडम टू फार्मर्स एलोन विल नॉट सफाइस, इट हैज टू बी accompanied by various agriculture
इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी जब तक आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं लाओगे ना, तो ऐसे लॉ वगैरह बनाने से काम नहीं चलेगा। तो ये गवर्नमेंट को एक सजेशन है, ओके, कि बस वो लॉ बना करके ये सोचे ना कि बहुत ज्यादा भला हो जाएगा फार्मर्स का, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल चेंज एक्चुअल में करना पड़ेगा, तब जाकर के किसानों का भला हो पाएगा। और ये जो हम ड्रीम देख रहे हैं ना, डबल द फार्मर्स इनकम, तब पॉसिबल हो पाएगा। एनीवेज, चलो, ये तो फर्स्ट एक्ट की बात हो गई। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में देखते हैं कि सेकंड वाले में क्या बात हो रही है। देखो, सेकंड वाले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही थी, जैसा कि आपको पता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देखते हैं कि क्या मैंडेट आया था, यानी क्या चीजें थी लिखी हुई उसमें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता क्या है पहले मैं बता दूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है एग्रीमेंट साइंड बिटवीन फार्मर्स एंड ट्रेडर, यानी दो लोगों के बीच, एक तो फार्मर है और दूसरी तरफ क्या है कि ट्रेडर है। उन दोनों के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना रिटन फॉर्म में, ओके, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ओके, तो देखो उसका मतलब बेनिफिट क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं मैंडेट की बात कर लेता हूं, फिर मैं बेनिफिट पे आऊंगा। ओके, तो मैंडेट देख लेते हैं, मैंडेट क्या है। मैंडेट इस बार के जो एक्ट है उसमें यह है कि मतलब प्रमोट करेंगे, प्रमोट एंड रेगुलेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को थोड़ा सा प्रमोट किया जाएगा कि मतलब ये किसानों को कहा जाएगा कि आप जो है ना मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रहिए। ओके, बेनिफिट अभी देख रहे हैं कि उसका क्या होगा, मैंडेट बता रहा हूं बस। और ये प्रोविजन बनाया गया है, प्रोविजन ऑफ गारंटीड प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और मिडल मैन नहीं होगा। ये देखो बड़ी बात है। आपको पता होगा कि किसानों और ट्रेडर्स के मतलब बीच में एक मिडल मैन होता है, बिचौलिया बोलते हैं उसको, और बिचौलिया ही सारा पैसा खा जाता है। तो इस बार के मतलब एक्ट में ये कोशिश करी गई है, ये जो बिचौलिया वाला सिस्टम है ना, इसको गो अवे कर दें। ओके, तो सरकार ने देखो कितना अच्छा सोचा है कि बिचौलिया ही खत्म हो जाए। ओके, तो चलो, अभी तक तो हम ये देख लिए कि मतलब कि सरकार ने कुछ अच्छा किया। चलो उसका बेनिफिट भी देख लेते हैं सरकार की तरफ से कि क्या क्या बेनिफिट हो सकती है, रोजी पिक्चर थोड़ा सा मिल जाए हमें। ओके, तो इससे होगा क्या कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, उससे होगा ये कि सप्लाई चेन जो होगी वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। ओके, चलो, और क्या हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को है वो पुश मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको रॉ मटेरियल जो है पहले से तय होगा, उनको पता होगा कि भैया जैसे पहले से टमाटर कंपनी ने पहले से सोच रखा है कि 100 केजी उसको टमाटर इस कैटेगरी का मिलेगा। ओके, तो टमाटो केचप वो बना सकते हैं, यानी पहले से वो तय करके रखेंगे, हाँ इस टाइम पे मैं टोमेटो केचप बना लूंगा। तो इस तरीके से मतलब एक स्ट्रेटेजाइज मैनर में ना वो चीजें हो सकती है। ओके, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को क्या मिलेगा, पुश मिलेगा। और क्या होगा उससे, एक्सेस टू एग्रीकल्चर इनपुट। जी हाँ, बिल्कुल होगा। आप देखो, कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ने किया है तो आपको एडवांस भी देगा, और ये भी आपका फिक्स रहेगा कि आपको जो इनकम है वो, अगर जैसे सपोज करो कि पोटैटो है, पोटैटो सपोज करो कि मतलब 5 रुपए किलो अभी है, और कॉन्ट्रैक्ट में सपोज करो ये आपने 15 रुपए का पहले कर लिया था, जबकि अभी 5 रुपए किलो है, लेकिन आपसे वो ट्रेडर कितने का खरीदेगा, 15 का ही खरीदेगा। एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर 5 रुपए से 3 रुपए हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको फिर से क्या है, समझ रहे हो ना, कि मतलब मतलब आप समझ गए कि अगर 5 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 5 में ही आपका खरीदा जाएगा। ओके, चाहे रेट घटे बढ़े, इस तरीके से 15 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 15 रुपए में ही खरीदा जाएगा। तो मतलब समझ रहे हो ना, इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो चलो, अब क्या है कि प्रमोट इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें ट्रेडर आ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट को मतलब आपको ट्रेडर क्या होगा कि पहले से एडवांस में पैसे वैसे देगा। ठीक है, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन आपको वहां पे नजर आएगा, कहां पे, एग्रीकल्चर के अंदर। ओके, उसके बाद क्या है, एनहेंस्ड प्राइस एंड गारंटीड प्राइस। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है, तो क्योंकि पेज पे लिखा हुआ है तो उसको मतलब फिर किसान भी क्लेम कर सकती है कि मतलब हाँ हमारे पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा। ओके, तो ये चीज हो गई। अब रोजी पिक्चर की बात हो गई। अब देख लेते हैं, कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। ओके, कि क्या कुछ चैलेंज रहा है। ओके, तो चलो अब चैलेंज की जरा बात कर लेते हैं कि क्या चैलेंज रहा है। चैलेंज में ये है, नॉट मच बेनिफिट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। देखो, अभी जो चीजें मैं बात कर रहा था ना, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए लागू नहीं हो रहा है। कोई भी ट्रेडर आएगा बड़ा वाला, ओके, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए बहुत बड़ा, मतलब जिसके पास जमीन हो और बहुत ज्यादा मात्रा में कोई एक चीज वो उपजा रहा हो।
तभी तो मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको देगा। अगर छोटा मोटा जमीन है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। और एक और मतलब आप देखोगे यहां पे डेटा के अकॉर्डिंग कि 83% जो फार्मर है ना, ओके, वो स्मॉल एंड मार्जिनल ही होते हैं। यानी ये जो एक्ट की बात कर रहे हैं ना, वो कितने लोगों को बेनिफिट के लिए बात कर रहे हैं? 100 माइनस 83, डेट मीन्स कितना? 17% की बात हो रही है बेनिफिट देने की। आप समझ गए? ये है चैलेंज। ओके, आपको दिखेगा अच्छा, लेकिन ये प्रॉब्लम आ गई। ओके, चलिए, और क्या हो सकता है कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर। बिल्कुल, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर हो सकता है। क्यों हो सकता है? आपने क्या किया, फार्मर्स को और ट्रेडर के बीच आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट सपोज कि ट्रेडर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, तो फार्मर को कहां जाना पड़ेगा? फार्मर को जाना पड़ेगा कोर्ट। ओके, या फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाले कहीं पे भी जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और फार्मर्स के पास वैसे ही पैसे नहीं है, और वो क्या केस लड़ेगी? और केस लड़ेगी भी तो आप सोचो कि वकील किसका अच्छा होगा? जिसका वकील अच्छा होगा वो जीतेगा। यानी ट्रेडर्स के हक में ये चीजें ज्यादा आपको नजर में आएंगी, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे कि किसानों को डर लग रहा है। ओके, अब देखते हैं कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी देख लेते हैं कि एडवर्स इंपैक्ट होगा किस पे? एनवायरमेंट पे। तो मैंने आपको बात करी थी कि ये मोनोकल्चर फार्मिंग को मतलब क्या करेगा कि प्रमोट करेगा। यानी मोनोकल्चर का मतलब ये है कि एक चीज लगाना, यानी आलू लगा रहे हो तो हर जगह आलू ही लगा दो बस। ओके, मतलब टमाटर लगा रहे हो तो हर जगह टमाटर ही अब लगेगा। समझ रहे हो? उससे होता क्या है, देखो, 2-3 अगर फसल लगते हैं ना, तो इससे हमारी जमीन की जो उर्वरकता है वो बनी रहती है। अगर एक ही चीज बार बार आप लगाओगे ना, तो उस जमीन की उर्वरकता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ओके, तो ये एनवायरमेंटल इशू भी आपको टच कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एक्सेसिव फर्टिलाइजर। ऑब्वियसली बात है, फर्टिलाइजर का आप यूज ज्यादा करोगे और उससे क्या होगा? हमारी भूमि जो होगी, धरती माता, ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम होगा। ओके, उसके बाद वाटर यूजेज। आप देखो कि वाटर यूजेज आप क्या करोगे? ज्यादा करोगे, इन एक्सेस आप करोगे। और वाटर यूजेज ज्यादा करने के कारण क्या होगा? ऑब्वियसली बात है कि मतलब वैसे ही आप देखोगे जल स्तर घटता ही घटता जा रहा है और घटता जाएगा। ओके, तो एनवायरमेंटल इशू को भी आपने टच कर लिया। तो यहां पे आपने दोनों चीज देख ली, बेनिफिट भी देख लिया और चैलेंज भी देख लिया। इसी तरीके से अब क्या करते हैं, थर्ड वाले एक्ट पे चलते हैं। और थर्ड वाला एक्ट किस चीज की बात कर रहा है? तो जैसा कि आपको पता है, थर्ड वाला एक्ट बात करेगा आपका, यस, ये बात करेगा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 की। और इसने किसको अमेंड किया है? 1995 वाले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को क्या किया है? अमेंड किया हुआ है। तो सबसे पहले 1995 वाले को मतलब जरा समझ लेते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी और क्यों अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। ओके, मतलब गवर्नमेंट का पक्ष पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे चैलेंज क्या आ रहा है। ओके, तो देखो, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की अगर बात करूं 55 की, तो उस टाइम पे ये था कि मतलब प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन को क्या किया गया था? रेगुलेट किया गया था। यानी मतलब अभी मैं अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की अगर मैं बात करूं, तो अभी फेस मास्क जो था ना, सैनिटाइजर था, उसको भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाल दिया गया। तो उससे हुआ क्या था? क्यों डाला गया था? डाला इसलिए गया था कि अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में उसको डाल देंगे तो उसकी होर्डिंग कोई कर नहीं पाएगा, और होर्डिंग नहीं होगी तो उसका प्राइस जो है सरकार कंट्रोल कर सकती है। यानी प्राइस कंट्रोल करने के लिए ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया हुआ था, कब? 1955 में। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं, कुछ ड्रग्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, मतलब एग्रीकल्चर चीजें हैं, जैसे कि ऑयल, मतलब ऑयल सीड्स वगैरह हो गए, और ये मतलब धान गेहूं, ये सारी चीजें भी मतलब उसमें आती हैं। ओके, एसेंशियल कमोडिटीज में, कि मतलब वो सारी चीजें एसेंशियल हैं और उसकी होर्डिंग ज्यादा ना होने पाए, यानी ज्यादा स्टोरेज वगैरह आप ना कर लो जिससे कि ना मतलब उसका रेट बहुत बढ़ने लग जाए। ओके, तो अब समझते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या थी। यानी जो 55 वाले मतलब एक्ट की बात करें, तो जो अभी तक चल रहा था, इससे पहले जो चल रहा था एक्ट आने से पहले, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब सरप्लस आया, यानी सपोज करो कि कोई भी चीज मतलब सरप्लस में उपज गया, जैसे सपोज करो गेहूं ही सरप्लस में उपज गया और उसकी स्टोरेज की मतलब व्यवस्था नहीं है। स्टोरेज की व्यवस्था क्यों होगी? अगर आपने पहले से ही प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया है कि पर्टिकुलर
मतलब पर्टिकुलर मतलब एक लिमिट आपने लगा दिया है, इससे ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते, तो वो अपना बड़ा वेयर हाउस क्यों बनाएगा, कोल्ड स्टोरेज क्यों बनाएगा, जब उसको पता है कि जब मैं इतना स्टोर ही नहीं कर सकता तो फिर बड़ा बनाने की जरूरत ही क्या है। यानी प्राइवेट पार्टिसिपेशन तो आपको दिखेगा ही नहीं। रीजन क्या है, तो ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, गवर्नमेंट को ऐसा लगा। तो मतलब और एक चीज मतलब आप देखोगे कि इसके कारण ये ट्रेडर्स, फूड प्रोसेसिंग कंपनी है ना, ये चीजें जब मतलब सरप्लस में हो जाती हैं तो खरीदना नहीं चाहती। क्यों खरीदना चाहेंगी, क्योंकि उनके पास क्या है कि स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं है। ओके, जब सरप्लस मतलब रख करके क्या करेंगी वो। ओके, तो ये प्रॉब्लम आ गई। अब देखो क्या है कि रिड्यूस प्राइस फॉर फार्मर, और इसका भुगतना किसको पड़ता है, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिल पाती और किसानों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो स्टोरेज रूम बना सके। ओके, मतलब प्रॉपर, तो इसलिए होगा क्या कि वो अनाज जो है वो सड़ेगा, और जब वो सड़ने लग जाएगा तो घाटा किसको होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, वो घाटा क्या होगा, वो फार्मर्स को होगा। या तो दो ही ऑप्शन है किसानों के पास, या तो उसको सड़ने दे, टाइम ले ले, बाद में वो महंगा हो जाएगा, या फिर अभी ही सस्ते में निकाल दे। तभी आप देखोगे कि जब भी कोई भी चीज, ठीक है, फसल लगती है ना, तो उसके बाद उसका दाम क्या है, घट जाता है। ओके, लेकिन अगर स्टोरेज फैसिलिटी अगर प्रॉपर हो ना, तो हमारा प्राइस क्या होगा, एक तरह से स्टेबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसी को एड्रेस करने की कोशिश की एक्ट में। आपको अभी अच्छा लग रहा होगा कि गवर्नमेंट ने अच्छा किया है। ओके, तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया इसको अच्छा करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। अब 2020 में दो चीजें उन्होंने मतलब ले आई। पहला क्या है, डीरेगुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, यानी एग्रीकल्चर कमोडिटीज का जो रेगुलेशन जो पहले आपको दिख रहा था उसको क्या कर दिया, डीरेगुलेट कर लिया। यानी आप अभी जो नॉर्मल टाइम है ना, तो उस टाइम पे आप जितना चाहे, ओके, तो आप खरीद सकते हो, यानी जितनी चाहे होर्डिंग करना है वो कर लो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको रोक नहीं रहा है। ओके, तो इससे होगा क्या, इससे होगा प्राइवेट पार्टिसिपेशन आपको दिखने को मिलेगा, और लोग जो है कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाएंगे और वहां पे चीजों को रखेंगे, क्योंकि अब सरकार ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करी। लेकिन साथ में एक और चीज करा है, साथ में ये करा है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में, जैसे कि अभी कोरोना लॉकडाउन वगैरह हुआ था, तो उस टाइम पे जैसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज जब दिखे, और वो सरकार तय करेगी कब एक्सेप्शनल होगा। ओके, तो जब ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियस बात है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज हो जाएंगी। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज पे उस पे क्या होगा, स्टॉक लिमिट लगाई जा सकती है। ओके, तो बिल्कुल सरकार का जो व्यू है, जो सोच है, उस पे बिल्कुल सवाल नहीं उठाया जा सकता कि जो प्रॉब्लम आपको दिख रही थी यहां पे, उसी प्रॉब्लम को यहां पे क्या किया गया है, एड्रेस किया गया है ECA 2020 में। यानी ECA 55 को किसमें एड्रेस किया गया, 20 में अच्छी तरह से एड्रेस किया गया है। लेकिन उन्होंने क्या करा, कुछ प्रॉब्लम्स भी छोड़ दी। तो जरा उस प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी तक तो आपको प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने क्या करा कि होर्डिंग को प्रमोट कर दिया। ओके, यानी ट्रेडर्स क्या करेंगे, बहुत ज्यादा होर्ड करेंगे, और बिचौलिए का ना यहां पे रोल आपको दिखेगा। ओके, जैसे कि उसने होर्ड कर रखा है तो बिचौलिया आपको बोलेगा कि मतलब इतने में ले लो। आपने अगर टिकट वगैरह लिया है ना, ठीक है, रेलवे का टिकट, तो आपको पता चल गया होगा कि मतलब ये जो बिचौलिए होते हैं ना बीच बीच में, अगर आप स्टेशन पे जाओगे तो वो क्या करता है, वो होर्डिंग के कारण होता है। एनीवेज, ये ज्यादा होने लग जाएंगी। अब चलते हैं, अफेक्ट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादा इफेक्ट किसको करेगा, ज्यादा इफेक्ट करेगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को। और मैंने बताया था इंडिया में उसकी संख्या कितनी है, 83% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। ओके, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ये, मतलब लार्जर क्या है, किसानों को ये इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो जो रोजी पिक्चर अगेन मैं बोल रहा हूं कि जो आपको दिख रहे हैं, उसकी सच्चाई कुछ और यहां पे दिखी। वेल, सच्चाई नहीं कह सकते, आप दोनों बात कर रहे हो ना, दोनों का पक्ष ले रहे हो कि किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है और सरकार क्यों मतलब अपने बात पे अड़ी हुई है। ओके, तो दोनों पक्ष आपको समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, किसी का पक्ष रखना नहीं है, आपको दोनों के पक्ष को बता देना है। ऑलराइट, किसी का साइड लेना नहीं है। ऑलराइट, चलो अब क्या है कि कुछ नोट मैंने आपको दे दिए हैं। मेंस आंसर राइटिंग आप करते हो ना, तो उससे रिलेटेड कुछ दे दिए हैं और इसी से रिलेटेड है। ओके, तो देखो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, शेड्यूल 7 के अंदर।
ओके, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लेकिन ये जो अब आप कहोगे कि ये अमेंडमेंट फिर कैसे हो गया अगर ये स्टेट लिस्ट में है तो ये अमेंडमेंट जो हुआ है वो इसके कारण हुआ है, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये किस में आ रहा है, ये कंकरेंट लिस्ट में आ रहा है एंट्री 33 में, ओके। और इसका सहारा लेकर के सेंटर ने क्या कर दिया, इसको अमेंड कर दिया। ऑलराइट, अब क्या है कि मैंने पहले भी बताया था कि ये सुप्रीम कोर्ट में अभी ये चीजें हैं कि कितना मतलब ये वैलिड है, इस पे अभी आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है, बिल्कुल आपको पक्ष रख देना है, ओके। जब आएगा उसका वर्डिक्ट तो हम उसकी बात करेंगे। एनीवेज, ये तो पहला नोट आपको मतलब ध्यान में रखना है। अब दूसरा एक आप ये कर सकते हो कि नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर का ये रिपोर्ट है, ओके। और नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर किससे मतलब हेड किसने करा था, MS स्वामीनाथन ने हेड करा हुआ था। तो स्वामीनाथन कमेटी का एक मतलब डेटा मैं बता रहा हूं कि उन्होंने बताया था कि APMC जो होने चाहिए शुड बी अवेलेबल एट एवरी 80 स्क्वायर किलोमीटर, यानी APMC जो मंडीज है ना तो वो 80 स्क्वायर किलोमीटर में एक होनी चाहिए। अब देखते हैं कि रियलिटी क्या चल रहा है। अभी रियलिटी ये है कि आपको दिखेगा 450 स्क्वायर किलोमीटर में एक APMC मंडी है। तो आप देखो कि मतलब क्या है स्टैंडर्ड और कहां पे लाई कर रहे हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम ना यही है, अगर आप APMC मंडी हर जगह पे मतलब मिल जाए ना तो फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। यानी मार्केट एक्सेस ना हर जगह किसानों को मिल पाएगा और फिर ये जो प्रोटेस्ट वगैरह है ना ये होती ही नहीं, और सरकार को भी ना नया लॉ लाने की जरूरत नहीं पड़ती। असली प्रॉब्लम जो लाई कर रहा है ना वो इसी में कर रहा है, ओके। और इसमें बहुत खर्च आएगा, इसलिए सरकार ने भी कोई दूसरा कदम लिया है। एनीवेज, ज्यादा क्रिटिकल नहीं होने का, तो चलो हाँ, अब कुछ सजेशंस की बात कर लेते हैं। लास्ट में जैसे कंक्लूजन आप लिखते हो ना तो उसमें आपको क्या करना होता है, सजेशंस वगैरह देने होते हैं। तो देख लेते हैं कि अभी तक जो पढ़ा है उसका मतलब पढ़ने के बाद कुछ सजेस्ट अगर करना हो आपको गवर्नमेंट को तो आप क्या करोगे, ओके। तो देखते हैं कि अगर सजेस्ट करना हुआ तो क्या किया जा सकता है। सजेस्ट पहला तो ये है कि प्राइस पेड टू फार्मर, यानी जो सरकार मतलब ये किसानों को पैसे मिलती हैं, ओके, यानी कि कोई भी चीज मतलब बेच करके वो MSP से ज्यादा मिल जाए, ओके। कुछ ऐसा मतलब अमेंडमेंट करे जिससे कि ये पॉसिबल हो पाए। समझ रहे हो ना कि एक्चुअल में अगर ये पॉसिबल हो गया कि MSP से ज्यादा अगर प्राइस पे किसानों को उस चीज का मतलब सोल्ड रेट मिल गया तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, ओके। चलिए, ये तो पहला सजेशन आपने दे दिया कि अमेंडमेंट की जरूरत है छोटी मोटी। अब देखते हैं कि सेकंड आपने क्या बताया। आपने बोला कि आप इंक्रीज कर दो क्या, मार्केटिंग डेंसिटी। मार्केटिंग डेंसिटी का आप समझ गए ना, मार्केटिंग डेंसिटी का मतलब है वो APMC जिसकी अभी स्वामीनाथन कमेटी की मैं बात करी थी कि वो 80 स्क्वायर किलोमीटर तक है, उसको आप इंक्रीज करिए। अगर आप इंक्रीज करोगे ना तो जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। अब देखते हैं कि थर्ड क्या है। थर्ड ये है कि लिंक ऑल मार्केट्स विद ई-नैम, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप उसको क्या कर दीजिए कि मतलब उसको लिंक कर दीजिए, ताकि हो ये कि मतलब बिहार का किसान भी किसी और जगह जाकर के मतलब किसी और जगह अपने चीजों को बेच सके। इससे क्या होगा कि जैसे सपोज करो कि एक जगह पे मतलब सपोज करो प्याज की बात करते हैं, सपोज करो प्याज उस टाइम बिहार में काफी अच्छी उपज हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में प्याज की उपज नहीं हुई है। तो महाराष्ट्र में क्या होगा, प्याज की कीमत ज्यादा होगी, बिहार में प्याज की कीमत कम होगी। लेकिन ई-नैम हो अगर तो क्या होगा कि आप बिहार का किसान क्या होगा कि बिहार के मार्केट में सस्ता रेट मिलेगा, लेकिन महाराष्ट्र में उसको अच्छा रेट मिलेगा, तो ई-नैम के थ्रू वो ज्यादा रेट में बेच सकता है। तो ये काइंड ऑफ चीजें हो सकती है। यानी अगर हम यूनिफॉर्म बनाना चाहें ना कि रेट को, यानी मतलब एग्रीकल्चर कमोडिटीज को, उसके लिए ई-नैम ठीक है रामबाण हो सकता है, ओके। तो इस चीज की बात करेंगे। नेक्स्ट ये है स्ट्रेंथन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। जी हाँ, किसानों को ये भी प्रॉब्लम है, किसानों को डर नहीं लग रहा था कि उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है ना इसको आप स्ट्रेंथन कर दो, ताकि किसानों को ये मतलब कॉन्फिडेंस आ सके कि उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज
एग्रीकल्चर मार्केटिंग अंडर कंकरेंट लिस्ट। अब सरकार को यह करना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है ना, ये जो अभी विवाद चल रहा है कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में है और कमोडिटीज वाला जो ट्रेड है वो कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये सारे जो विवाद का कारण है ना, विवाद खत्म करने का एक ही मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन है कि आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग को ना कंकरेंट लिस्ट में लेकर के आइए, ये पार्लियामेंट करे और स्टेट इसमें ठीक है भागीदारी अपना दिखाए। अगर ऐसा होगा ना तो अभी जो ये जो इतना विवाद चल रहा है, विपक्ष एंड ऑल स्टेट्स जो मतलब सेंटर के खिलाफ बातें कर रही हैं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ओके, तो अभी तक आई होप मैंने सब कुछ डील कर लिया। बीपीएससी से रिलेटेड मैंने जो केस स्टडी आपको दी है उसको आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिए। अगर वो केस स्टडी आपको बीपीएससी एग्जाम में आप लिख दोगे तो आई होप आपको मैक्सिमम मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और इश्यूज हो आपको, और मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट टाइम मैं कौन सा करंट अफेयर का लेक्चर लेकर के आऊं। तो चलिए बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।